हेलो एवरीवन, वेलकम टू इच्छिता रिवीजन पॉइंट। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लाए हैं। इसमें हम लोग जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, जनरल अवेयरनेस सब का कॉम्बिनेशन मिला के लाए हैं। यहाँ तक करंट अफेयर्स भी इसमें ऐड होगी। अगर आप इस सेट में से आपके क्वेश्चन अच्छे निकलते हैं तो यकीन मानिएगा आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। अपने आप को परखिएगा कि क्या नॉलेज है हमारे अंदर और कितना इसमें मार्क हमको प्राप्त होता है। थोड़ा सा वीडियो प्रैक्टिस सेट वाला लंबा हो जाता है क्योंकि इसमें एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। तो शुरू करते हैं हम लोग बिना कोई टाइम को गवाएं। तो पहला अपना क्वेश्चन को चेक कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, केंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना। तो आप अपना आंसर को चेक कीजिएगा यहाँ से। तो इसका जो सही आंसर है वो है कर्नाटक। जो केंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी के सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, तारापुर, कलपक्कम, कोटा, ट्राम्बे। तो इसके आंसर को चेक करते हैं और आप अपना आंसर मिलाइएगा। आंसर है कलपक्कम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 4 ऑप्शन है जिसमें से कोई एक गलत ऑप्शन होगा। यहाँ पर डाइट बोला जा रहा है जापान। कुल मिलाकर यहाँ पर आमने सामने सांसद दी गई हैं। जापान की सांसद को डाइट कहते हैं। इसमें बोला गया है मंगोलिया की सांसद ड्यूमा, इजराइल नेसेट, डेनमार्क फॉर्किंग। तो इसमें से ये बताना है कि कौन सी सांसद यहाँ पर गलत है। तो आंसर चेक करते हैं। इसका सही आंसर है ड्यूमा। ड्यूमा जो है वो मंगोलिया की सांसद नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ सांसद के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग भारत की, तो भारत में तो सांसद ही बोला जाता है। ब्रिटेन में इसको क्या बोला जाता है? पार्लियामेंट बोला जाता है। रूस में क्या बोला जाता है? ड्यूमा बोला जाता है। जापान में क्या बोला जाता है? डायट बोला जाता है, जो कि अपने ऑप्शन में था। स्पेन की सांसद को क्या बोला जाता है? कोर्टर्स बोला जाता है। जर्मनी की बात करते हैं तो बुट्स शंटेग बोला जाता है। मंगोलिया की क्या बोला जाता है? खुरल। और ईरान और मालदीव की क्या बोला जाता है? मजलिस। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ पर देखिएगा खुरल। तो मंगोलिया की जो सांसद है उसको ड्यूमा नहीं बोला जाता है। यहाँ पर इन्होंने गलत लिखा हुआ है ड्यूमा। ड्यूमा ना बोलकर मंगोलिया की सांसद को क्या बोला जाता है? खरेल बोला जाता है। तो इस वजह से ये ऑप्शन हमारा सही है, सुमेलित नहीं में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे को किस वर्ष मान्यता दी थी? तो 1995, 2011, 2001, 2020। इसका आंसर है 2011। 2011 में इसको मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न है, स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण के समय भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन थे? इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है पीके अयंगर जी, डॉक्टर राजा रामन्ना जी, होमी सेठना जी, आर चिदम्बरम जी। तो अपना आंसर चेक कीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर राजा रामन्ना जी। अगला प्रश्न है, पौष मेला स्थानीय शिल्पकारों का प्रदर्शन करता है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना। पौष मेला स्थानीय शिल्पकारों का प्रदर्शन करता है जो, यहाँ पर भरना है किस राज्य के लोक नृत्य, संगीत एवं खाद्य तथा संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तराखंड। तो यहाँ पर जो कि बाजू डैश का इंसान है उसमें भरना है कि ये इस राज्य की लोक नृत्य, संगीत एवं वाद्य एवं संस्कृति को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है पश्चिम बंगाल। देखें अगला क्वेश्चन है, बिहाउला गिद्दा किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान गाए जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहाउला गिद्दा किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान गाए जाने वाला एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है पंजाब। कुछ जानकारी हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ की जो जानकारी है कि बिहाउला गिद्दा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये कहाँ कहाँ पर होता है? पंजाब। और कहाँ पे ये शादियों के दौरान कहाँ नृत्य होता है? पंजाब और पाकिस्तान। ध्यान रखना, केवल पंजाब में ही नहीं होता है, साथ में ये पाकिस्तान के में भी शादियों के दौरान ये नृत्य होता है। और इस नृत्य की खासियत क्या है? इसके में एक घेरा बना लिया जाता है और इसमें घेरे बनाकर नृत्य को किया जाता है। और इसमें एक लड़की जो डांस करती हैं उसमें क्या बनाती हैं? अंगूठी
बनाती हैं, जो नृत्य करती हैं उसमें आकृति किसकी बनाती है, अंगूठी बनाती हैं गोल आकार में घेरा बना के, और उनमें से एक केंद्र में ढोलकी का उपयोग करती है, मतलब ढोलक बजाती हैं। अगला प्रश्न है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था। छऊ छऊ नृत्य की बात हो रही, दुर्गा पूजा को नया नया शामिल किया गया, गरबा नृत्य को नया नया शामिल किया गया, या कुंभ मेला। तो साथियों किसकी बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, गरबा नृत्य को नवीनतम रूप से शामिल किया गया है। हम कुछ बातें समझ लेते हैं। अगर हम छऊ की बात करें तो छऊ को कब शामिल किया गया था, 2010 में। दुर्गा पूजा को कब शामिल किया गया था, 2021 में। गरबा नृत्य की बात करें तो इसको कब शामिल किया गया था, 2023 में। कुंभ मेला को 2017 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन है, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक। इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना में रामप्पा मंदिर स्थित है। साथियों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को हम लोग यहाँ समझेंगे, केरल से, तमिलनाडु से और तेलंगाना से। यहाँ पर पहला पॉइंट समझते हैं कि केरल से समझते हैं कि साबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर है, पहला पॉइंट हो गया। और इसमें जो प्रमुख देवता कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कौन होते हैं, अय्यप्पन जी। और केरल में ही एक मंदिर है जिसका नाम है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये विश्व के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाया जाता है 2011 के अनुसार। राजराजेश्वर मंदिर की बात की जाए तो ये भी केरल में स्थित है, कन्नूर जिले के चारूपलकप्पम गांव में स्थित है, और ये कहाँ पर पड़ता है, केरल में। अगर हम लोग तमिलनाडु की बात करें तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, तमिलनाडु में। शोर मंदिर कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। कपालेश्वर मंदिर की बात करें तो ये भी तमिलनाडु में है। वृद्धेश्वर मंदिर की बात करें तो ये भी तमिलनाडु में है। कभी एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि वृद्धेश्वर मंदिर है ये किसके शासक के द्वारा, तो चोल शासक के द्वारा प्रथम राज चोल ने इसका निर्माण कराया था। और महाबलीपुरम में ये मंदिर स्थित है, और ये किसके निर्माण में है, पल्लव राजवंश ने इसका निर्माण कराया था। तेलंगाना में रामप्पा मंदिर स्थित है। किस मंदिर की बात हो रही है, रामप्पा मंदिर की। और ज्ञान सरस्वती मंदिर भी तेलंगाना में स्थित है। और रामप्पा मंदिर को भारत की 39वीं अनु यूनेस्को विरासत में शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। कर्णम मलेश्वरी को किस उपनाम से जाना जाता है, गोल्डन गर्ल, फ्लाइंग सिख, डिंग एक्सप्रेस, द आयरन लेडी। तो इसका आंसर आपको पता होगा, द आयरन लेडी के नाम से इनको जाना जाता है। कुछ पॉइंट हम समझ लेते हैं यहाँ पर। अगर हम लोग गोल्डन गर्ल की बात करें तो गोल्डन गर्ल से पीटी उषा को जाना जाता है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ढींग एक्सप्रेस हिमा दास को कहते हैं। द आयरन लेडी कर्णम मलेश्वरी को कहते हैं। कपिल देव हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। रोहित शर्मा हिटमैन के नाम से पहचाने जाते हैं। अनिल कुंबले जंबू के नाम से पहचाने जाते हैं। मेरी कॉम सुपर मॉम के नाम से जाने जाती हैं। माइकल कैल्पस फ्लाइंग फिश के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, चीन में डैश दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग किस नहर पर है। तो इसके 4 ऑप्शन है, कोरित नहर, सूजी नहर और कील नहर, ग्रैंड कैनाल। तो इसका सही आंसर है ग्रैंड कैनाल। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर 90% से अधिक थी 2011 के अनुसार। त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वो है मिजोरम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ भारत के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जंगलों में नहीं पाया जाता है। साथियों ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर कि कौन सा पेड़, भारत में कोई ऐसा पेड़ पाया जाता है जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जंगलों में नहीं पाया जाता है। देखें आपको पता होना चाहिए जितने भी हरे पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, वो सभी के सभी कहाँ पर पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आपको थोड़ा सा समझा दिया जाए तो अगर हम इस तरीके से सर्किल बनाएं तो बिल्कुल बीचों बीच लाइन जो जाती है उसे बोलते हैं अपन लोग भूमध्यय रेखा, है ना, क्योंकि ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। इसके ऊपर इसे ही क्या बोल लेते हैं,
जीरो इक्वेटर के नाम से भी इसी को जानते हैं, तो इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या पाई जाती है, कर्क रेखा, और यहाँ पर क्या पाई जाती है, मकर रेखा। तो शॉर्ट में लिख रहे हैं, और यहाँ पर क्या पाई जाती है, अपनी कैसे दर्शा दी है, कर्क रेखा, और यहाँ पर क्या पाई जाती है, मकर रेखा, और इसे बोलते हैं जीरो इक्वेटर। बिल्कुल बीचों बीच वाली लाइन को क्या बोला जाता है, जीरो इक्वेटर क्षेत्र बोला जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश सीधा यही इसी क्षेत्रों में पड़ता है। तो इसी क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो इसी वजह से यहाँ के अगर हम लोग टेम्परेचर की बात की जाए तो औसतन जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ कर क्या होता है, अधिक होता है। और इसी कारण से इस क्षेत्र को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इस वाले हिस्से जो ग्रीन कलर से हम दर्शा रहे हैं, यहाँ पर कौन सा क्षेत्र कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और आपको पता होना चाहिए कि विश्व में सबसे अधिक जंगल और घनी वनस्पतियां इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही विश्व की सबसे ज्यादा जंगल और घनी वनस्पतियां पाई जाती हैं। और इसी के ऊपर अगर हम लोग बढ़ें, अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो यहाँ जो रेड कलर से दर्शा रहे हैं, इस यहाँ बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और इसके ऊपर अगर देखा जाए यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। तो अपना क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन है कि कौन से पेड़ जो है वो भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जंगलों में नहीं पाए जाते हैं। देखें, आपको जानकारी बताएं कि अबनूस जो है वो हरे कलर का पौधा, हरे बड़े पेड़ पौधे होते हैं। अमलतास की बात करें तो ये भी होता है, शीशम में भी आपने देखे होंगे कि पेड़ पौधे पाए जाते हैं। सॉरी, अमलतास जो है वो नहीं होता है, ये अबनूस, महोगनी, शीशम, ये जो तीन पेड़ हैं ये हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, जबकि ये नहीं होता है। तो यही है हमारा आंसर सही। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, अमलतास। अगला क्वेश्चन की बात की जाए, करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, करेवा की। तो आपको पता होना चाहिए साथियों, सबसे पहले ऑप्शन पढ़ ले रहे हैं इसके, कोरामंडल तल, कश्मीरी हिमालय, थार मरुस्थल, कच्छ का रण। आपको पता होना चाहिए जो करेवा है वो एक प्रकार की क्या होती है, सॉल होती है। सॉल मतलब मिट्टी होती है। करेवा किसे बोलते हैं हम लोग, मिट्टी को बोलते हैं। और ये मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये जो मिट्टी है वो कहाँ पर पाई जाती है, हिमालय वैली में, यानी कि कश्मीर घाटी में। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, कश्मीर हिमालय में। तो अगर अपन लोग भारत के ऊपर साइड को जाएं तो कश्मीर घाटी जहां दिखाई देती वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि केसर की खेती इसी मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है। केसर की खेती इसी मिट्टी में आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर जो मिट्टी है वो कौन सी होती है, जूड़ और निष्पेक्ष। तो इसको तो बाद में देख लेंगे अपन लोग। तो कुल मिला के यहाँ से हम लोगों को क्या पॉइंट याद रखना है, करेवा एक प्रकार की क्या है, मिट्टी है, जो कि कहाँ पर पाई जाती है, कश्मीर घाटी में पाई जाती है। और इसमें ही केसर की जो खेती है वो सबसे ज्यादा होती है। साथियों इसके बाद अगर एक और यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, कश्मीर हिमालय। साथियों यहाँ की बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है थार मरुस्थल। तो थोड़ा सा जल्दी में बताए दे रहे हैं, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल की अगर कोई पूछे तो उसका आंसर क्या होता है, थार मरुस्थल। ठीक है ना। और अगर अपन लोग कच्छ रण की बात की जाए तो व्हाइट डिजर्ट के नाम से किसको कहा जाता है, कच्छ के रण को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लिग्नाइट कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो किससे की बात कर रहे हैं, भारत में कौन से स्थान की बात कर रहे हैं कि लिग्नाइट कोयला के लिए पूछा जा रहा है कि कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, लिग्नाइट कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो लिग्नाइट कोयला इसके लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर तालचेर, जिसकी बात हो रही है, तालचेर। अगर तालचेर की बात की जाए तो तालचेर कहाँ पर पड़ता है, तो तालचेर तो पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है, लेकिन ये लिग्नाइट नहीं पाई जाती है इसमें। ठीक है, तालचेर उड़ीसा में पड़ता है, लिग्नाइट नहीं पड़ती। यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है नवेली, नवेली बिल्कुल सही आंसर है। नवेली कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में। तो नवेली में कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला कहाँ पर पाया जाता है, नवेली में पाया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग इसकी देखें, बोकारो,
बोकारो जो कोयला है तो वो कहाँ पर पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है। तो साथ ही कोयला का एक दिन टॉपिक लाएंगे, उसमें समझेंगे कि कोयले कितने प्रकार के होते हैं। तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट कोयला। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछ ले कि भारत में सबसे अधिक कोयला कौन सा पाया जाता है, तो कोयले का एक प्रकार होता है जिसका नाम है बिटुमिन्स, और बिटुमिन्स कोयला जो है भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगर एंथ्रेसाइट कोयला भी एक प्रकार होता है कोयले का, तो एंथ्रेसाइट जो कोयला है केरल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख इस क्षेत्र में पाया जाता है, और जो कि सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाता है। सबसे खराब क्वालिटी के कोयला की बात की जाए तो पीट एक जो कोयले की प्रकार होता है वो कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे आए तो अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग NH3 निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कौन से की बात हो रही है इसमें? तो इसका जो सही आंसर जो है वो है, इसका सही आंसर केरल। तो राष्ट्रीय जलमार्ग NH3 किस में है, कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। साथियों, आपको एक दिन जलमार्ग हम लोगों ने बताए थे, आपने अगर देखा हो तो यही से 1-2 क्वेश्चन और कवर कर लेते। NH1 राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की बात अगर वो पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो किस नदी पर है? तो वो गंगा नदी पे, प्रयागराज और हल्दिया के बीच में है। और NH3 केरल में स्थित है, लेकिन वो कौन सी नदी पर है तो ये भी पूछ सकता है। तो बेस्ट कोस्ट नहर पर ये स्थित है। इसी क्रम में NH2 की भी बात कर लें कि NH2 कौन सी नहर पर स्थित है, तो वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित चट्टानों का निर्माण का एक उदाहरण है? तो इसका जो सही जवाब है वो है स्लेट। रूपांतरित चट्टानों का जो सही उदाहरण है इसमें लिखा हुआ है वो कौन सा है? स्लेट। जबकि अगर हम लोग चाक की बात करें, चूना की बात करें और बलुआ पत्थर की बात करें तो यह अपसादी चट्टानों का उदाहरण लिखा हुआ है। इनमें से स्लेट कौन सा है? रूपांतरण का। और शेष जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कौन सी हैं? अपसादी चट्टानों का उदाहरण है। ठीक है, अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो रूपांतरित चट्टानें हैं इन्हीं से हम लोगों को प्राप्त होता है हीरा, संगमरमर। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में काट एवं दाय कृषि को दीपा कहा जाता है? तो साथियों, आपको एक बात बताएं कि भारत में हर क्षेत्र में काट एवं दाय कृषि को अलग अलग नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन लिखे हैं इनको हम लोग गलत मानते हैं, तो हम लोग जो सही ऑप्शन है इसको हम बताएं दे रहे हैं मौखिक रूप में कि यहाँ पर अगर बात की जाए किस नाम की, दीपा नाम की बात की जाए तो दीपा जो काट एवं दाय कृषि है उसको दीपा कहाँ पे कहा जाता है? तो भारत में छत्तीसगढ़ में कहा जाता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर हर एक भारत में हर एक राज्य में इस चीज को अलग अलग कहा जाए। यहाँ तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी कई देशों में इसके नाम को अलग अलग कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर देखो, एक थोड़ा सा मैप से समझ ले रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस टाइप की भारत के नक्शे की, तो ये कौन सा घाट हो जाता है? पूर्वी घाट। और यहाँ पर कौन सा होता है अपना? पश्चिमी घाट। तो महेंद्रगिरी की जो चोटी है वो यहीं पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी होती है? तो इसकी जो ऊंचाई है वो आपको पता होगा कितनी होती है? 1501 मीटर। महेंद्रगिरी की जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर। देखो, क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर पूर्वी घाट की बात हो गई तो ऐसा पूछ ले क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। तो अन्नामुराई जो चोटी है वो कहाँ की है? पश्चिमी घाट की है, जिसको कितनी मीटर ऊंचाई है? 2695 मीटर। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित ग्राम मरोरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर पता होगा, गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, घिनोदर लिख गया, घिनोदर पहाड़ियां भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही जवाब है वो आपको पता होगा, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, उसका आंसर क्या था? गुजरात। तो इसका भी आंसर क्या है? गुजरात। तो ये जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? गुजरात में स्थित हैं। और इन्हीं पहाड़ियों पर एक मंदिर पाया जाता है जिसका नाम है घिनोगर मंदिर। घिनोगर मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। और ये पहाड़ियां भी कहाँ पर स्थित हैं? यहीं पर स्थित हैं। ठीक है, और अगर हम लोग एक बात करें कि गुजरात की पहाड़ी जो पाई जाती है उसका हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो गिरनार पहाड़ी इसकी आंसर है। तो अगला क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे कहा जाना जाता है? सितार के उस्ताद भारत में किसे कहते हैं? तो 4 ऑप्शन है, महर्षि पतंजलि जी को, पंडित रविशंकर जी को, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, सितारा देवी को। तो इसका आंसर आपको पता होगा, इसका आंसर क्या है? पंडित रविशंकर जी।
जबकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को शहनाई से संबंध दिया जाता है, और सितारा देवी का संबंध जो है वो कथक नृत्य से है। और आपको पता होना चाहिए कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तबला वादक से है, एक बताया था। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का संबंध बांसुरी से है। टी.एच. विनायकम का संबंध किससे है, घट्टम से। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति है जिसे बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसको हिंदी में बोला जाता है एकता की मूर्ति। और ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है गुजरात। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? तो इसका जो सही जवाब है वो है पारसनाथ। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है? तो 4 ऑप्शन है, गीता सहगल, प्रेमचंद, रामप्रसाद बिस्मिल्ला, यशपाल। तो इसका सही जवाब है प्रेमचंद्र। तो गोदानवी पुस्तक किसकी थी? प्रेमचंद जी की थी। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास के लिए किसे व्यास सम्मान मिला था? सुरेंद्र वर्मा, विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रोफेसर शरद पगारे और डॉक्टर सुनीता जैन। तो आंसर है प्रोफेसर शरद पगारे। अगला क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो है 10 अक्टूबर। लेकिन भारत में बात की जा रही है तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास गरुण शक्ति 24 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ था? तो इसके 4 ऑप्शन है, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, रूस, इंडोनेशिया। तो इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन हाल ही में किस शहर में शुरू की गई? 4 ऑप्शन है, चेन्नई, कोच्चि, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर है चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण को कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? ऑप्शन है 40 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष। इसी साल की बात हो रही है तो इसका आंसर है 50 वर्ष इस साल पूरे हो चुके हैं। भारत को सऊदी अरब से हर साल कितने मिलियन मीट्रिक टन DAP उर्वरक मिलेगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 3.1 मिलियन मीट्रिक टन, 2.5 मिलियन मीट्रिक टन और 1.9 मिलियन मीट्रिक टन, 4.2 मिलियन मीट्रिक टन। तो इसका सही जवाब है 3.1 मिलियन मीट्रिक टन। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की जाएगी? ऑप्शन है चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि। तो आंसर है इसका बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? 4 ऑप्शन है, चेन्नई, निजामाबाद, तेलंगाना, हैदराबाद, नई दिल्ली। तो इसका आंसर है निजामाबाद, तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है, पहले खो खो विश्व कप का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। तो उपराष्ट्रपति पद से तो अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो इसका आंसर है जगदीप धनखड़ जी। अगला क्वेश्चन है, ICT का क्या अर्थ है? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। साथ ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपने आंसर को अपने मन से या अपने आप में चेक कीजिएगा और वास्तविकता में कितने सही क्वेश्चन कर पाए। प्रतिदिन ये टेस्ट रात को 9 बजे GK GS से होते रहते हैं। थैंक यू आप सभी का देखने के लिए।